हेलो दोस्तों, मैं हूं माया जैन और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद माया में। आज से मैं रीड लैंग्वेज 2 को स्टार्ट करने वाली हूं, जिसमें पहला मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सोनेट। सोनेट के बारे में मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूं, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये मेरा पक्का वादा है, और सबसे कम समय लूंगी, ये मेरा दूसरा वादा है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला टॉपिक, पहली क्लास, और वो है सोनेट। तो गाइज आइए जान लेते हैं सोनेट क्या होता है, और उसके बारे में पहले हम लेते हैं बेसिक जानकारी। देखिए सोनेट सोनेट होता क्या है। सोनेट होती है 14 लाइनों की एक लव पोएम। सबसे पहले हमने क्या देखा, सोनेट इज अ 14 लाइन्स लव पोएम। मतलब सोनेट वो चीज है, वो पोएम है, वो कविता है जिसकी लाइनें होती है 14 लाइन होती है, और बेसिकली उसका जो थीम होता है वो लव होता है, यानी प्यार के ऊपर, लव के ऊपर लिखी गई 14 लाइनों की पोएम को हम बोलते हैं सोनेट। ठीक है। फिर सबसे पहले ये कहाँ हुई, कहाँ से ये इमर्ज हुई? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 13th सेंचुरी इन इटली। सबसे पहले इसको 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में इटली में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? इटली में लिखा गया। दूसरा, थर्ड, द वर्ड सोनेट डेरिव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो मीन्स लिटिल सॉन्ग। जो ये वर्ड है ना सोनेट, वो कहाँ से आया? वो वर्ड आया है एक और इटालियन वर्ड जो होता है सोनेटो। क्या स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, सोनेटो। और उसका मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग। और कहीं कहीं इसको लव सॉन्ग भी बोला गया है। लव सॉन्ग दोनों ही आ जाए तो दोनों ही करेक्ट है। तो सोनेटो वर्ड से क्या आया? सोनेट। दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। सोनेटो और सोनेट में, इसमें डबल एन आ रहा है, इसमें डबल टी आ रहा है, एक ही एन आ रहा है। तो द वर्ड सोनेट कहाँ से आया है? सोनेटो वर्ड से। वो भी इटली का ही वर्ड है, और इस सोनेटो से निकला है सोनेट। और सोनेटो का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। ध्यान रखिएगा, सोनेटो का मतलब क्या है? लिटिल सॉन्ग या फिर लव सॉन्ग। फिर आता है सोनेट इज यूजुअली रिटन। सोनेट जो होता है, जो 14 लाइनों की लव पोएम जो होती है, वो नॉर्मली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। किसमें लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में। अब आप वो पूछेंगे आयम्बिक पेंटामीटर तो हमने बहुत सुना है, आयम्बिक पेंटामीटर पर होता क्या है ये आयम्बिक पेंटामीटर? आइए समझ लेते हैं उसको भी। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट हमारे पास है कि राइटर ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड सोनेटियर। जो सोनेट लिखता है, जैसे प्ले लिखने वाले को प्ले राइट बोलते हैं, ड्रामा लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट बोलते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से जो सोनेट लिखता है ना, उसको हम बोलते हैं सोनेटियर। क्या बोलते हैं? सोनेटियर। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, SONETTER, सोनेटियर। तो सोनेट लिखने वाले को क्या बोला जाता है? सोनेटियर बोला जाता है। चलिए, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में, कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आयम्बिक क्या होता है। आयम्बिक होता है वन अनस्ट्रेस्ड एंड वन स्ट्रेस्ड सिलेबल। सिलेबल का मतलब जब हम अपनी ध्वनि को ऊंचा करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, और जब हम अपनी ध्वनि को नॉर्मलाइज करते हैं तो वो कहलाता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे राम सिया राम जय जय राम। तो इसमें जो राम बोला ना, वो है स्ट्रेस्ड सिलेबल, और सिया, ये जो धीरे से बोली, मैं आराम से बोली, वो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो इस तरह से एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, एक ऊंची ध्वनि का, एक नीची ध्वनि का, इस तरह के जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं उनको हम कहते हैं आयम्बिक। यानी एक स्ट्रेस्ड होना चाहिए, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो पोएम होती है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, एक स्ट्रेस्ड में, एक अनस्ट्रेस्ड में। तो एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल में ये लिखी जाती है, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड में। फिर आयम्बिक समझ में आ गया, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड में, ऊंची ध्वनि नीची ध्वनि में। फिर आता है पेंटामीटर क्या है। तो पेंटामीटर समझने से पहले हम जान लेते हैं मीटर के बारे में। मीटर क्या है? मीटर है सेट ऑफ 2 फीट, 2 फीट का एक सेट, उसको हम कहते हैं मीटर। अब ये फीट क्या है? फीट वो होता है जहां पर 2 या 3 वर्ड हो, या पूरी लाइन ही क्यों ना हो, उसमें अगर 2 ही वाउल है तो 2 वाउल का एक सेट 1 फीट कहलाता है। यानी 1 फीट में 2 वाउल होने चाहिए। कितना? चाहे 2 वर्ड है, उसमें अगर 2 वाउल आ रहे तो दोनों को मिलाकर 1 फीट हुआ। यानी 1 फीट में 2 वाउल साउंड आने चाहिए। ठीक है ना? तो 2 वाउल साउंड को मिलाकर हम कहते हैं 1 फीट। और इस तरह से 1 फीट
हमारा जो होता है वो 2 वाउल साउंड का होता है। फीट मतलब सेट ऑफ वर्ड्स हैविंग 2 वाउल साउंड, ऐसा सेट जिसमें 2 वाउल साउंड होते हैं। वाउल साउंड, वाउल समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ से निकलने वाली ध्वनियां 2 होनी चाहिए। अगर 2 ध्वनियों का एक सेट है तो उसे एक फूट कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 वाउल होने चाहिए उसके अंदर, 2 वाउल साउंड होने चाहिए, तो वो कहलाता है एक फूट। अब अगर ये 1 फुट में 2 वाउल साउंड हुए, अगर 2 फुट है तो कितने वाउल साउंड हो गए? 4 वाउल साउंड हो गए। 4 वाउल साउंड हो गए तो 1 फुट वाले को तो हम बोलेंगे मोनोमीटर। क्या बोलेंगे? मोनोमीटर, जिसमें सिर्फ 2 वाउल साउंड हो। अगर 2 फीट है, 2 फीट मतलब उसमें 4 वाउल साउंड होंगे, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। अगर 3 फीट है यानी कि 6 वाउल साउंड है तो उसको हम बोलेंगे ट्राईमीटर। और अगर 4 फीट है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रामीटर, यानी कि 8 वाउल साउंड का सेट। और 8 वाउल साउंड यानी 4 का सेट। और अगर 5 फीट है, 5 फीट का मतलब होता है 10 वाउल साउंड। एक ही लाइन में 10 वाउल के साउंड आते हैं तो 2-2 को मिलाकर 1-1 फीट बनता है। इस तरह से जब 5 फीट एक ही लाइन में बन जाते हैं और उसका जो सेट होता है उसको कहते हैं हम पेंटामीटर। तो हमें समझ में आ गया है कि आयम्बिक एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ 5 वाउल साउंड का जो फीट है यानी कि 10 वाउल साउंड टोटल होने चाहिए, उसको हम कहते हैं पेंटामीटर। यानी 10 वाउल साउंड, उसमें एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड। इस तरह से हम समझ गए कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है। तो मैं ये बता सकती हूँ कि सोनेट जो है वो जनरली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सोनेट की। सोनेट हमें समझ लिया 14 लाइनों की लव पोएम है, सबसे पहले इटली में आई। इटली में आने के बाद ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई, लिखने वाले को सोनेटियर कहा जाता है। तो इस सोनेटो वर्ड से इमर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद दूसरा जो हमारा नंबर है वो है टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट के कितने टाइप होते हैं? देखिए नॉर्मली आपको बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारी बुक्स में बताया जाएगा कि सोनेट 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाली बात है वो है कि सोनेट 5 टाइप के सोनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 तरह के सोनेट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 तरह के सोनेट के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोनेट वैसे तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो 5 तरह के सोनेट है। कौन कौन से? सोनेट नंबर 1 है इटालियन सोनेट। कौन सा सोनेट है बेटा? इटालियन सोनेट। सोनेट फर्स्ट हमारा आता है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है पेट्रार्कन सोनेट। किस नाम से जाना जाता है? इटालियन सोनेट बोलो या फिर पेट्रार्कन सोनेट बोलो, दोनों ही एक ही बात है। तो इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है, याद रखना। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेट्रार्कन सोनेट कौन सा है, तो वो इटालियन सोनेट ही है। फिर दूसरा नंबर हमारा आता है वो है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के भी 2 नाम है, इंग्लिश सोनेट कहो या फिर एलिजाबेथन सोनेट कहो या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कहो, तीनों एक ही बात है। इंग्लिश सोनेट को ही एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। इन दोनों का ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन दोनों के और भी नाम है, बाकी ये सब एक ही नाम वाले हैं। थर्ड जो हमारा आता है वो है स्पेंसेरियन सोनेट। कौन सा है? स्पेंसेरियन सोनेट। तो तीसरे नंबर का हमारा सोनेट हो गया स्पेंसेरियन सोनेट। फोर्थ नंबर का हमारा जो सोनेट है वो है मिल्टोनिक सोनेट। कौन सा नंबर है? 4। नाम क्या है? मिल्टोनिक सोनेट। और फिफ्थ एंड लास्ट सोनेट जो हमारा है वो है कर्टल सोनेट। ये पांचों ही सोनेट आपके चाहे रीट का एग्जाम हो, लैंग्वेज 2 की बात कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी में भी ये सोनेट के बारे में पूछा जाए, पांचों ही सोनेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो है इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट। ध्यान रखिएगा दोनों एक ही नाम है। इटालियन सोनेट को ही हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। क्यों पड़ा इसका नाम पेट्रार्कन, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये इटालियन सोनेट क्यों कहा जाता है? देखिए ये जो सोनेट थे, सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 13th सेंचुरी बाय जैकोमो डा लेंटिनी इन इटली। सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले जो सोनेट लिखा गया था वो कहाँ लिखा गया था? इटली में। कब लिखा गया था? 13th सेंचुरी में। तो इटली में लिखे जाने की वजह से इसका नाम पड़ा इटालियन सोनेट। अच्छा, सबसे पहले 13th सेंचुरी में इटालियन सोनेट लिखा गया। चलो लिखा किसने था? सबसे पहला जो सोनेट लिखा था वो लिखा था जाकोमो
डा लेंटिनी। किसने लिखा? GIACOMODALENTINI, जाकोमो डा लेंटिनी ने लिखा। ठीक है, कब लिखा? 13th सेंचुरी में। कहाँ लिखा? इटली में, और इसीलिए इसको इटालियन सोनेट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे दूसरा पॉइंट है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क इन 14th सेंचुरी में। देखिए, सबसे पहले सोनेट तो भले ही जाकोमो डा लेंटिनी ने लिखा, लेकिन तब वो इतना फेमस नहीं हुआ। 14 लाइनों की लव पोएम सबसे पहले किसने लिखी? जाकोमो डा लेंटिनी, लेकिन तब वो इतना फेमस नहीं हुआ। फेमस हुआ ये 14th सेंचुरी में आकर, यानी कि 13th सेंचुरी में फेमस नहीं हुआ। कब हुआ? 14th सेंचुरी में आकर फेमस हुआ। और इसको फेमस कराने का काम जो किया था वो किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। किसने किया? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। इसने जो सोनेट्स लिखे है ना, लिखे तो उसी तरीके से थे जिसने जाकोमो डा लेंटिनी ने लिखे थे, तो लेकिन पॉपुलर इसने करवाए। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे वो सोनेट बहुत फेमस हुए, और बहुत फेमस होने की वजह से इस तरह के सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट, इसका सरनेम क्या था? पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो इस तरह के सोनेट्स को क्या कहा गया? पेट्रार्कन सोनेट। और इसीलिए इटालियन सोनेट को हम और क्या बोल सकते हैं? पेट्रार्कन सोनेट। नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के द्वारा लिखे गए। ठीक है ना? कब लिखे गए? 14th सेंचुरी में, जबकि जाकोमो डा लेंटिनी ने कब लिखा? 13th सेंचुरी में। फिर पेट्रार्क डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू हिज बिलव्ड लोरा डी नोवी। अब पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे, लव पोएम, किसी के साथ लव होगा, फॉल इन लव होगा, तभी तो उसने लिखे। तो वो था जो पेट्रार्क था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उसकी अपनी प्रेमिका थी जिसका नाम था लोरा डी नोवी। ये सारे सोनेट वो उसको डेडिकेट करता है ना। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किसके लिए सोनेट लिखे? लोरा डी नोवी, जो कि उसकी प्रेमिका थी, बिलव्ड थी, उसके लिए इसने जो भी सोनेट लिखे बहुत फेमस है। और इसी तरह से इस तरह के सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहा गया। इट हैज 2 स्टेज। अब ये सोनेट किस तरह के होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं? ठीक है ना, 14 लाइन की पोएम होती है, वो समझ में आ गया। फिर ये जो पोएम होती है वो लव पे डिपेंड होती है, या लव उसका थीम होता है? कौन सा थीम? क्या है? लव। तो लव इसका थीम होता है, वो भी समझ में आ गया। इट हैज 2 स्टेंजास। लेकिन और क्या होता है इसमें? इसमें 2 स्टेंजास होते हैं, 2 ही पैराग्राफ होते हैं, 2 ही पैराग्राफ होते हैं, 2 स्टेंजास होते हैं। पहला जो स्टेंजा होता है वो होता है 8 लाइन का। कितने लाइन का? 8 लाइन का, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेव। क्या बोला जाता है? ऑक्टेव। 8 लाइन का पहला स्टेंजा होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेव। और दूसरा जो स्टेंजा होता है वो होता है 6 लाइन का, जिसको बोला जाता है सेस्टेट। क्या बोला जाता है? सेस्टेट। तो 6 लाइन, 8 लाइन और 6 लाइन दोनों मिलकर कितनी हो गई? 14th लाइन। ठीक है। फिर आता है टर्निंग पॉइंट कॉल्ड वोल्टा। अब इसमें होता क्या है कि 8 लाइन में तो जो सोनेटियर होता है, जो लिखने वाला होता है, वो क्वेश्चन करता है। वो क्वेश्चन अपने आप से भी कर सकता है, किसी और से भी कर सकता है। तो वो कुछ जीवन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन करता है, अपनी प्रेमिका के बारे में, फेथ के बारे में, बिट्रेयल के बारे में, किसी के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो खुद से क्वेश्चन कर सकता है, किसी और से। तो 8 लाइन जो ऑक्टेव होता है उसमें तो वो करता जाता है क्वेश्चन, और फिर नीचे की जो 6 लाइन यानी कि जो सेस्टेट होता है उसमें वो खुद ही उनका आंसर देने लगता है। ठीक है ना। तो ये 8 लाइन से जब 6 लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो 9वीं लाइन जो होती है, जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है, 8 लाइन तक क्वेश्चन और 6 लाइन तक आंसर, तो 8 के बाद जो 9वीं लाइन आती है ना, जो कि टर्निंग पॉइंट होता है क्वेश्चन से उत्तर की तरफ, आंसर की तरफ, उसको, उस 9वीं लाइन को कहते हैं वोल्टा। क्या बोला जाता है? वोल्टा। तो टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं उसको, और उस टर्निंग पॉइंट को ही हम एक शब्द देते हैं, एक नाम देते हैं, जिसको कहा जाता है वोल्टा। अब 8 लाइन और 6 लाइन कैसे? ये मेरी जैसे 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन, ये एक पैराग्राफ हो गया, इसको मैंने बोल दिया ऑक्टेव, OCTAVE। ठीक है। ठीक इसी तरह से इसके बाद 6 लाइन आई, 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने बोल दिया सेस्टेट। 6 लाइन है ना, सेस्टेट। ये ऑक्टेव है 8 लाइन की, ये सेस्टेट है 6 लाइन की। इसमें जो ये 9वीं लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं वोल्टा। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आंसर होते हैं, और ये बीच वाली 9वीं लाइन टर्निंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वोल्टा। तो याद रखिएगा, टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो होता है राइमिंग स्कीम के बारे में। सोनेट में जो राइमिंग स्कीम है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसकी महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है?
वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। इटालियन या पेट्रार्कन जो सोनेट होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम होती है ए सी डी सी, या फिर कभी कभी सी डी सी की जगह सी डी ई भी होती है। अब ए बी बी को कैसे याद करें? अब्बा अब्बा, क्या याद करेंगे? अब्बा, है ना। इस वर्ड को अब्बा अब्बा, फिर सी डी सी, अब सी की जगह कभी कभी ई भी लग जाता है, तो अब्बा अब्बा सी डी सी, ठीक है ना। तो ये है राइमिंग स्कीम। अब पहचाने कैसे राइमिंग स्कीम होता क्या है, कुछ समझा दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ये पोएम तो सबने सुनी होंगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो राइमिंग स्कीम होता है तुकबंदी, ठीक है ना। तो देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट का क्या वर्ड आया? स्टार, STAR। फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लास्ट का वर्ड क्या आया? आर। अप अबाउट द वर्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ये लास्ट के वर्ड है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये चार एक ही पैराग्राफ की चार पीछे के जो वर्ड है वो मैंने लिखे हैं। अब देखिए अगर सेम हो तो उसको सेम लेटर दीजिएगा, अलग है तो चेंज हो जाइएगा। देखिए स्टार, मान लीजिए इसकी जो तुकबंदी है वो स्टार ऐसा आ रहा था, हम इसको ए दे देते हैं। अब आर, ये भी स्टार जैसा ही इसका राइम है, इसकी तुकबंदी भी स्टार जैसे ही बोला, स्टार आर, दोनों एक जैसे ही मतलब साउंड कर रहे हैं, स्टार आर। तो अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको भी ए दे दिया, ठीक है ना, इसके जैसा ही इसलिए ए दे दिया। अब हाई, क्या ये स्टार जैसा साउंड कर रहा है? स्टार हाई, अलग हो गया ना। तो अलग हो गया तो उसको हम दे देते हैं बी, क्या दे देते हैं? बी। अब हाई के बाद आया स्काई, स्काई ये किसके जैसा साउंड कर रहा है? क्या ये स्टार आर जैसा साउंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो किसके जैसा साउंड कर रहा है? हाई, हाई स्काई एक जैसा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो हाई स्काई, तो हाई को हमने बी दिया, उसी के जैसा साउंड करने वाले को भी हम क्या दे देंगे? बी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये इस एक पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम हो गई, और क्या है वो? ए बी बी, ये है राइमिंग स्कीम। इस तरह से राइमिंग स्कीम का पता किया जाता है, ठीक है ना। आपके सामने जो एक पोएम दिखाई दे रही है उसकी राइमिंग स्कीम को चेक कीजिएगा, वो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है, और इसकी राइमिंग स्कीम देखिए किस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम है। ए बी बी है, सी डी सी, कभी कभी सी डी भी हो सकती है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। यही आपकी राइमिंग स्कीम इटालियन पेट्रार्कन सोनेट की होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नंबर के सोनेट, जो कि है इंग्लिश सोनेट। अच्छा, इंग्लिश सोनेट के और भी नाम हैं, जैसे कि एलिजाबेथन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। क्यों है ऐसे नाम, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अभी तक तो जो सोनेट थे वो इटली में ही लिखे जा रहे थे, जो कि 13-14 सेंचुरी में लिखे गए थे। लेकिन अब 16th सेंचुरी में आते आते इस तरह के जो सोनेट जो थे वो कहाँ लिखे गए? 14 लाइन की पोएम वो कहाँ लिखी गई? इंग्लैंड में भी लिखी जाने लगी। कहाँ लिखी जाने लगी? इंग्लैंड में भी। तो सबसे पहले इंग्लैंड में जो सोनेट लिखे गए थे वो लिखे गए थे 16th सेंचुरी में। कब लिखे गए थे? 16th सेंचुरी में। किसने लिखे थे? सबसे पहले लिखे थे थॉमस वायट ने। यानी कि इंग्लैंड में सोनेट को लाने का या लिखने का जो श्रेय है वो जाता है थॉमस वायट को, जिसने कि 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसके बाद एक हेनरी हावर्ड आया था। हेनरी हावर्ड जिसको कि अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है, अर्ल ऑफ सरे बोलो या फिर हेनरी हावर्ड। तो हेनरी हावर्ड जिसको अर्ल ऑफ सरे बोला जाता है, उसने इस तरह के सोनेट्स में कुछ चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए? उसने जो इसकी स्टेंजा का जो फॉर्मेट था उसको उसने चेंज कर दिया, और स्टेंजा का जो फॉर्मेट था उसने क्या किया? उसको चेंज करके उसको क्वार्ट्रेंस और कपलेट में बांट दिया। किस में बांट दिया? क्वार्ट्रेंस और कपलेट में। अभी तक क्या चल रहा था? ऑक्टेव और सेस्टेट। लेकिन अब यहाँ इंग्लैंड में आकर हेनरी हावर्ड ने इसको चेंज किया, और अब जो स्टेंजा की स्कीम थी या स्टेंजा जो थे वो कहला जाने लगे क्वार्ट्रेन और कपलेट। क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि इसने इसकी राइमिंग स्कीम जो थी ना, अब्बा अब्बा सी डी सी, उसको भी इसने चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसने चेंज किया, इसने चेंज किया, दे वर रिटन इन 3 क्वार्टरेंस। पहले तो था 8 लाइन का एक ऑक्टेव और 6 लाइन का एक सेस्टेट, लेकिन अब क्या हो गया? चेंज हो गए। 4 लाइन का एक स्टेंजा लिखा जाने लगा, जिसको बोला गया क्वार्टरेन। क्या बोला गया? क्वार्टरेन। क्वार्टरेन में कितनी लाइनें होती है? 4 लाइन की।
तो इस तरीके से 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा लिखे गए। तो 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा, कुल मिलाकर 12 लाइन के क्वार्टरन लिखे गए, 12 लाइनें लिखी गई और हर एक में होती थी 4 लाइन। इस तरह से 3 क्वार्टरन लिखे गए, 3 पैराग्राफ लिखे गए जिसपे हर एक में 4 लाइन होती थी और उसको बोला गया क्वार्टरन। तो 12 लाइन तो ये हो गई। उसके बाद एंड में एक कपलेट लिखा गया जिसमें होती थी 2 लाइन। कितनी होती थी? 2 लाइन। तो 2 लाइन का जैसे हम दोहा होता है ना 2 लाइन का, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में एक लास्ट में 2 लाइन का जो कपलेट होता था उसको लिखा गया, उसमें 2 ही लाइन होती थी, वो 1 लिखा गया। तो कुल मिला के 3 क्वार्टरन में 4 लाइन यानी कि 12 लाइन और एक कपलेट में 2 लाइन यानी कि 14 लाइन। कुल मिला के ये भी 14 लाइन का ही था। अब इसमें 12 लाइन के बाद जो 13वीं लाइन थी वो टर्निंग पॉइंट थी। इसमें भी वही क्वेश्चंस और आंसर्स होते थे। तो 13वीं लाइन में टर्निंग पॉइंट होता था और उसको वोल्टा बोला गया, यानी यहाँ पर भी वोल्टा होता है लेकिन वो 13th लाइन में होता है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हो गए इंग्लिश सोनेट में। अच्छा, इसको एलिजाबेथन सोनेट क्यों बोला गया? क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो रानी थी, जो क्वीन थी, वो थी एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में इस तरह के सोनेट फेमस हुए, इसलिए इस तरह के सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट भी कहा गया था। अब जो इंग्लिश सोनेट थे वो लिखे गए थे 16th सेंचुरी में थॉमस वाइट के द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि तब वो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में पॉपुलर नहीं हुए, है ना। भले ही अर्ल ऑफ सरे ने लिखे हो तब भी वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए। उसने भले ही उसकी स्कीम चेंज कर दी थी लेकिन फेमस वो तब नहीं हुए, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड नहीं हुए। ये पॉपुलर हुए जबकि विलियम शेक्सपियर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, उसने जब सोनेट लिखे तब विलियम शेक्सपियर के सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुए, है ना। ये भी लव पर ही लिखे गए थे। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुए और इसलिए इस तरह के सोनेट को फिर क्या नाम दिया गया? शेक्सपियरियन सोनेट। तो एलिजाबेथन सोनेट क्यों दिया वो हमें पता पड़ गया, क्योंकि शेक्सपियर ने इस तरह के सोनेट को बहुत पॉपुलर करवाया था, इसलिए इस तरह के सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश सोनेट पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, सो दे वर कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस किए थे शेक्सपियर ने, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट्स लिखे। कितने लिखे? याद रखिएगा नंबर 154, जिनमें से सोनेट नंबर 1 से लगाकर 126 तक उसने लिखे फेयर लेडी, यानी जो औरत है, जो बिलव्ड है, उसके फेयर पार्ट की तरफ, फेयर फेस की तरफ, यानी कि वफादारी की तरफ या अच्छे फेस की तरफ ये लिखे गए थे 1 से 126 तक। उसके बाद 127 से लगाकर 152 तक उसने लिखे थे डार्क लेडी पर, जो उसका दूसरा वाला फेस दिखाता है, डार्क लेडी। फिर 153 और 154 ये दो जो सोनेट हैं ये डेडिकेट किए गए हैं क्यूपिड को। और क्यूपिड कौन है? क्यूपिड है गॉड ऑफ लव। गॉड ऑफ लव को बोला गया क्यूपिड। और गॉडेस ऑफ लव कौन है? वीनस। तो गॉड ऑफ लव को 153 to 154 ये दोनों सोनेट डेडिकेट किए गए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया 154 काफी है संख्या में, इसलिए इस तरह के सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। अब राइमिंग स्कीम जो कि अर्ल ऑफ सरे ने बदल दी थी वो शेक्सपियर ने वही कंटिन्यू करी। और राइमिंग स्कीम कौन सी थी इस तरह के सोनेट्स की? ए बी, ठीक है ना। उसके बाद बी को छोड़ दीजिए, फिर आगे से चालू कीजिए सी डी, फिर इसको छोड़ दीजिए, आगे से चालू कीजिए ई एफ, फिर छोड़कर जी, यानी इसमें कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। ए बी, सी डी, ई एफ और जी। बहुत ही आसान है याद करने में, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ये थी इसकी राइमिंग स्कीम जो कि आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सोनेट की तरफ जो कि 3rd नंबर है और वो है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट में क्या अलग था, किसके नाम पर पड़ा, ये जानते हैं। रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, एक राइटर था, एक सोनेटियर था जिसका नाम था एडमंड स्पेंसर। इसने इस तरह के सोनेट लिखे, इसलिए इस तरह के सोनेट्स को हम कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट। देखिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन सोनेट लिखे और एडमंड स्पेंसर ने जो सोनेट लिखे वो इंग्लिश सोनेट के जैसे ही थे, यानी उनकी जो लिखने का जो तरीका था, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट ना होके क्वार्टरन और कपलेट में था, तो वो इंग्लिश सोनेट के जैसे ही थे, जहां की 3 क्वार्टरन्स और एक कपलेट था, ठीक ना।
3 क्वार्टरन पहले ही बता चुकी हूँ, 4 लाइन का 1 क्वार्टरन होता है और कपलेट में 2 लाइन होती है। तो सेम इंग्लिश सोनेट जैसे थे वैसा का वैसा इसने भी लिखा सोनेट क्वार्टरन और कपलेट में। तो फिर इसने चेंज क्या किया, क्यों इस तरह के सोनेट को अलग किया गया जबकि सेम ही लिखे गए थे? बिल्कुल, इसकी जो राइमिंग स्कीम थी ना वो बिल्कुल चेंज थी। इसने क्या किया कि इंटरलॉक्ड राइमिंग स्कीम का यूज किया। जहां पर अभी तक ए बी फिर सी डी इस तरह से हम राइमिंग स्कीम पर चल रहे थे, इसने क्या किया, इसने इंटरलॉक्ड कर दिया। इंटरलॉक्ड कैसे? ए बी के बाद सी डी नहीं करके बी ले लिया और फिर बी सी बना दिया, फिर बी सी से सी ले लिया और सी डी बना दिया। फिर इस तरह से ये इंटरलॉक्ड हो गए आपस में। ये जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी? इंटरलॉक्ड। और इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी बी सी डी और अंत में ई जो कि एक कपलेट है। ये 3 जो स्टेंजा है, ये 1 क्वार्टरन, ये 2nd क्वार्टरन, ये 3rd क्वार्टरन, 4 लाइन हर एक में, और ये लास्ट वाला कहलाता है कपलेट, ठीक है ना, जिसमें कि 2 लाइन थी। इस तरीके से स्पेंसर ने सोनेट लिखे। इंटरलॉक्ड होने की वजह से इनको अलग किया गया और इस तरह के सोनेट्स को स्पेंसर सोनेट कहा गया, जो कि एडमंड स्पेंसर के नाम पर है। आइए अब बात करते हैं 4th नंबर के सोनेट, जो कि है मिल्टोनिक सोनेट। मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है? मिल्टोनिक सोनेट ऑब्वियसली लिखा है जॉन मिल्टन ने, और क्योंकि ये जॉन मिल्टन ने लिखे हैं तो इस तरह के सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट बोला जाता है। ही रोट ऑन डिफरेंट थीम्स। अब इसने क्या अलग किया? इसने ये अलग किया कि अब तक जहां पर सोनेट का थीम होता था लव, मिल्टन ने कुछ अलग प्रयोग किए और जो सोनेट थे उनके थीम बदल दिए। उसने थीम क्या क्या रखे? उसने सबसे पहले जो थीम था मिल्टन का, जॉन मिल्टन का, वो पॉलिटिकल इश्यूज पर उसने सोनेट्स लिखे। कितने? पॉलिटिकल इश्यूज पर। लाइन 14 ही थी, बस इसका थीम बदल गया था। तो थीम बदलने के लिए अगर पूछा जाए कि किसने अपने थीम को बदला सोनेट्स में, तो वो था जॉन मिल्टन, यानी मिल्टोनिक सोनेट्स। तो इसके थीम अलग है, इसके थीम लव ना होकर सबसे पहले इसने लिखे पॉलिटिकल इश्यूज पर और उस पर सटायर किए, व्यंग्य किए, है ना, पॉलिटिकल पर व्यंग्य किए। देन उसने लिखे लाइफ एंड डेथ पर। उसके बाद सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज पर लिखे, फिर लिखे लाइफ और डेथ पर। तो इसने इस तरीके से कुछ अलग किया, इसने अपने थीम बदले और इस तरह से जो अलग थीम के जो सोनेट्स इंट्रोड्यूस हुए वो मिल्टोनिक सोनेट कहलाए, ठीक है ना। लेकिन इसने अपनी जो राइमिंग स्कीम थी या जो लिखने का जो तरीका था, जो मैनर था, वो बिल्कुल इटालियन सोनेट के जैसा ही रखा। उसने फॉलो किया इटालियन सोनेट को, जो इसलिए, और इसकी राइमिंग स्कीम भी थी वो इटालियन सोनेट से मिलती जुलती थी, यानी इटालियन सोनेट ही थी, उसके जैसी राइमिंग स्कीम थी। वो थी ए बी बी ए और सी डी। जब मैंने लिखवाया था फर्स्ट में इंग्लिश सोनेट में, तब लिखवाया था राइमिंग स्कीम ए बी ए अब्बा अब्बा, सी डी सी और स्लैश लगा के लिखाया था सी डी ई। वो इसलिए क्योंकि मिल्टन ने इस तरह के सोनेट की जो सेस्टेट था उसमें सी डी ई राइम को फॉलो किया, है ना, इस राइमिंग स्कीम को फॉलो किया। तो इसने भी ऑक्टेव और सेस्टेट, 6 लाइन का सेस्टेट, 8 लाइन का ऑक्टेव को फॉलो किया। इंग्लिश ना करके इसने किसको फॉलो किया? इसने फॉलो किया था इटालियन सोनेट को, और अलग क्या था? इसने थीम अलग कर दिया। तो इस तरह के सोनेट को बोला गया मिल्टोनिक सोनेट। कर्टल सोनेट क्या होता है? कर्टल सोनेट कुछ अलग है। कर्टल सोनेट अलग कैसे? रिटन बाय, सबसे पहले देखिए किसने लिखा, रिटन बाय जेरोल्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको शॉर्ट में GM हॉपकिंस भी बोला जाता है। GM हॉपकिंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, GM हॉपकिंस। इसका पूरा नाम है जेरोल्ड मैनली हॉपकिंस। इसने लिखे कर्टल सोनेट्स। अब कर्टल सोनेट दूसरे सोनेट से क्या अलग है? बिल्कुल अलग है कर्टल सोनेट दूसरे सोनेट से। क्यों? क्योंकि जहां अभी तक जो सोनेट थे वो होते थे 14 लाइन के, चाहे उनका थीम कुछ भी हो, लेकिन सोनेट अभी तक जो लिखे गए थे वो सारे 14 लाइन के थे। 14 लाइनों की पोयम होती थी जिसको हम सोनेट बोलते थे। लेकिन ये कुछ अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ 10.5 लाइन होती है। कितनी? 10.5 लाइन, 10.5 लाइन होती है। तो 10.5 लाइन्स के जो पोयम है वो पोयम सोनेट जो है वो कर्टल सोनेट कहलाते हैं। किसने लिखे? जेम हॉपकिंस ने लिखे। जो आधी लाइन होती है ना, 10 लाइन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो लास्ट वाली लाइन वो यहाँ तक आके रुक जाती थी, 11वीं लाइन जो यहाँ तक आके रुक जाती थी। और ये जो आधी लाइन थी उसको कहते थे टेल। क्या कहते थे? टेल, पूंछ वाली टेल। तो इस तरह के सोनेट में 10.5 लाइन होती थी, और जो 10.5 यानी कि आधी लाइन, अंत की जो आधी लाइन होती थी वो होती थी, उसको कहते थे टेल। कभी कभी ये नहीं भी होती थी, और अगर होती है तो इसको टेल कहा जाता है।
ठीक है। अब इसकी राइमिंग स्कीम दूसरों से अलग थी। राइमिंग स्कीम क्या थी इसकी? ABC ABC DBC DC। कैसे याद रखें इसको? ABC ABC लिख दीजिए, ABC ABC दो तो लिख दिए। अब क्या करना है आपको? आगे का A हटा करके D लिख देना है। दूसरे वाले में से A हटाओ और D लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया? D B और C। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड में चलो बीच वाले को हटा दो और DC लिख दो, D और C। इस तरह से ये याद हो जाएगा, ABC ABC फिर DBC और DC। तो इस तरह से ये थे पांचों ही सोनेट, और सारे क्वेश्चन इस सोनेट के इसी वीडियो में से आने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सोनेट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। कम टाइम में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।